राजपुर गांव में रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी एक सुलझी हुई परंपरावादी महिला थीं। उनके इकलौते बेटे रवि की पढ़ाई शहर में पूरी हुई और वो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। रवि की एक बड़ी बहन सुमन भी थी जो शादी के बाद दिल्ली में रहती थी। बेटा, मैंने सोच लिया है कि अब सही समय आ चुका है और इस साल तो रवि की शादी करवा ही देंगे। हाँ माँ, कह तो आप सही ही रही हो, लेकिन आप क्या सोचती हो, कैसी बहू चाहिए आपको? और क्या आपने इस बारे में रवि से बात की? हाँ, की तो है, और उसका क्या, वो तो सब कुछ मुझ पर ही डाल देता है। कह रहा था कि माँ, आप लोग ही देख लो, आप लोग जिससे कहोगे मैं तो उसी से शादी कर लूंगा। अच्छा, वैसे तो मैं अपने भाई के लिए बेस्ट लड़की ही चाहती हूँ। ऐसा कर, तू कुछ दिनों के लिए घर आ जा, हम रिश्ता देख ही लेते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है माँ। फिर सुमन घर आ जाती है। मैं तो चाहती हूँ कि रवि की शादी एक सुंदर, संस्कारी और घरेलू लड़की से हो, जो सुबह सुबह नहा धोकर तुलसी में दिया जलाए, रसोई में सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए और सास को, यानी कि मुझे, माँ जी कहकर मेरे चरण छुए और इस पूरे घर को संजो कर रखे, सवारे और सारे रिश्तों को साथ लेकर चले। हाँ माँ, आपकी बात सही है। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर को संजोए, सवारे और सारे रिश्तों को साथ लेकर चले। लेकिन माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी स्मार्ट भी हो, अंग्रेजी बोले, जॉब करे और आजाद ख्यालों वाली हो। मेरा मानना है कि वक्त बदल चुका है, अब बहुएं घर तक सीमित नहीं रह सकती। नहीं नहीं, मुझे तो सीधी सादी लड़की ही चाहिए जो घर पर रहे और घर के ही कामकाज संभाले। उससे घर और रिश्ते दोनों संभले रहते हैं। और हाँ, मेरी नजर में एक लड़की है भी। उसका नाम संध्या है। सुशील, संस्कारी और गुणी। बाहर जाकर कमाने की तो कोई बात ही नहीं की उसके माँ बाप ने। लेकिन माँ, एक लड़की मेरी नजर में भी है, कीर्ति। दिल्ली वाली है वो, और वो रवि को बहुत पसंद भी आएगी। प्लीज माँ, एक बार उससे भी मिल लेते हैं ना, और फिर खुद भाई को ही फैसला करने देंगे कि आखिर वो किससे शादी करना चाहते हैं। रवि के घर वाले पहले संध्या के घर पहुंचते हैं और संध्या आते ही सबसे पहले माँ और सुमन के पैर छूती है। देख बेटा, ये है मेरी पसंद, सीधी सादी और घरेलू। देखे इसके संस्कार, आते ही हमारे पैर छुए और कितनी शांत स्वभाव की भी लग रही है। आप क्या करती हैं? जी, मैं गांव के स्कूल में ही पढ़ाती हूँ, और बाकी घर के काम। और आगे क्या करना चाहती हैं? और पढ़ना चाहती हैं? और आगे अपनी जॉब का क्या सोचा है आपने? जी, जॉब का तो कुछ पता नहीं, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसा ही करूंगी। देखा, कितनी संस्कारी है, मेरी बहू तो यही बनेगी। लेकिन मुझे तो ये एकदम बोरिंग लगी। जो भी हो, चलो माँ, अब मेरी पसंद की लड़की कीर्ति को देखने चलते हैं। फिर सब कीर्ति के घर पहुंच जाते हैं और कीर्ति आते ही बोलती है, हेलो आंटी। हेलो संध्या। हेलो कीर्ति, इनसे मिलो, ये है मेरे भाई रवि। ओह, हेलो। हेलो। और कीर्ति, ऑफिस कैसा चल रहा है? सब सही है, बस ऑफिस के साथ साथ मेरी आगे की पढ़ाई भी चल रही है तो थोड़ा लोड पड़ जाता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। आजाद ख्यालों की लड़की कीर्ति सभी को अपनी जॉब के बारे में बताती है और कैसे वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती है, वो सब कुछ समझाती है और खूब हंस खुलकर बातें करती है। आप मेरी भाभी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। रवि भैया को भी आप बहुत पसंद आएंगी। फिर रवि, माँ और बहन तीनों अपने घर आ जाते हैं। रवि बेटा, मैं तो कहती हूँ तुझे संध्या से ही शादी करनी चाहिए। नहीं, मेरे भाई के लिए कीर्ति ही परफेक्ट चॉइस है। बिल्कुल आज के जमाने की लड़की है वो। अरे लेकिन मैं क्या करूं? माँ, आपकी पसंद की लड़की से शादी करूं या बहन की? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि लड़कियां तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं। मैं सोच रहा हूं एक बार मैं दोनों से मिलकर बात करके ही फैसला करता हूं। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ,
ये ठीक रहेगा भाई। एक तरफ वो सीधी सादी लड़की संध्या से मिला जो उसे अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत घरेलू, साधारण और शर्मीली थी, और दूसरी तरफ वो कीर्ति से मिला जो उसे आज के जमाने की एक्टिव, स्मार्ट और खुले विचारों वाली लड़की लगी। रवि को कीर्ति भी पसंद आई और अब फैसला करना और मुश्किल हो गया। मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किससे शादी करूं। कीर्ति से करो भाई। मेरी मान तो बेटा संध्या से ही करना। अरे माँ, हमें बहू नहीं, एक पार्टनर चाहिए जो घर भी चलाए और बाहर के भी कुछ काम देख सके। नहीं नहीं, बाहर के काम देखने के लिए रवि काफी है। बस घर चलाने वाली बहू चाहिए। बहू को घर के संस्कार आने चाहिए। नौकरी वोकरी तो बाद में भी हो जाएगी। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो ताली बजा बजा कर हंसे, और खाना बनाने को बोलो तो बाहर से पिज्जा मंगवा कर रख दे। माँ, जरा सोचिए, क्या आपने कभी उनमें से किसी भी लड़की से पूछा कि वो क्या करना चाहती है? मैंने अपनी बहू को बेटी मानने की सौगंध खाई है, और बहू ऐसी चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। बहस बढ़ती देखकर रवि ने एक प्लान बनाया और दोनों लड़कियों को एक दिन के लिए गांव बुलाया। वो चाहता था कि माँ और दीदी खुद फैसला करें। पहले दिन संध्या आई। सुबह 5 बजे उठकर उसने मंदिर सजाया, रसोई में सबके लिए हलवा पूड़ी बनाई और साड़ी पहनकर सबके पैर छुए। देखो कितनी संस्कारी है। अरे नहीं माँ, घर में कोई चहल पहल ही नहीं, कितना सूना सा लग रहा है घर। फिर अगले दिन कीर्ति आई। उसने ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए, सबको टेबल पर बुलाया और कहानियां सुनाने लगी। माँ, देखो ना, कितनी फ्रैंक और स्मार्ट है ये। अरे रहने दे, कितना बोलती है। और खाने में ये ओट्स दे दिए। संध्या ने कितने अच्छे से हलवा पूड़ी बनाई थी, पूरा घर महक उठा था। लेकिन माँ, ये तो देखो कि कीर्ति की आवाज से कैसे पूरा घर चहक उठा है। कितनी रौनक सी आ गई है यहाँ। अब मैं फैसला आप दोनों पर छोड़ता हूँ। जो आप दोनों की पसंद होगी मैं वही करूंगा। उसी दिन ऐसा हुआ कि गांव में अचानक बाढ़ आ गई। ऐसे में संध्या और कीर्ति ने खुद को भुलाकर पूरे गांव को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस दिन सुशीला देवी और सुमन दोनों ने देखा कि संध्या और कीर्ति दोनों लड़कियां बहू नहीं बल्कि असली शक्ति बनकर सामने आई हैं। सुमन, ये दोनों सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली नहीं, ये तो दोनों माँ दुर्गा की तरह निकली। हाँ माँ, और आपने देखा कीर्ति कैसे सबको मैनेज कर रही थी, और संध्या कितनी बहादुर है जो खुद ही दूसरों को बचाने के लिए पानी में उतर गई। दोनों लड़कियां कमाल हैं। माँ, दीदी, मुझे तो अब सब समझ में आ गया है। मैं कीर्ति से शादी करूंगा और संध्या को जीवन भर अपनी दोस्त बनाऊंगा, क्योंकि संध्या ने मुझसे एक बात यह भी कही थी कि वो अभी पढ़ना चाहती है और कुछ समय बाद शादी करना चाहती है, लेकिन सिर्फ परिवार की वजह से अभी रिश्ते के लिए तैयार हुई है। और सुनो, मैंने संध्या के परिवार से बात भी कर ली है। वो उसे आगे पढ़ाने के लिए राजी भी हो गए हैं, और संध्या अब हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहेगी। अरे मेरी भी। चलो बेटा, तुमने दोनों को अपना लिया। तुमने माँ और दीदी दोनों की बात रख ली। मैं जानती थी तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। मेरा बेटा लाखों में एक है। आप ही की परवरिश है माँ, मैं अपने घर के संस्कार कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम मेरी वो भाभी हो जो मेरी दोस्त भी है। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी इस घर के सारे लोग बहुत पसंद हैं। तो जल्दी से तुम्हारे घर पर बात करके शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। संध्या, अगर तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं तो शादी के कामों में माँ और सुमन का हाथ बटाना। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जब दोस्ती कर ही ली है तो तुम्हारी शादी में भला मैं क्यों पीछे रहूं। काम में हाथ भी बटाऊंगी और खूब मस्ती भी करूंगी। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, मेरे परिवार को मनाने के लिए। तुमने तो मेरे सपनों का रास्ता ही तैयार कर दिया। अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और खूब आगे बढ़ूंगी। तुम्हारे जैसा दोस्त तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सभी लोग मुस्कुराते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद कीर्ति कभी साड़ी पहनकर माँ के साथ मंदिर में आरती करती, तो कभी लैपटॉप खोलकर अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट भी खत्म करती।
कीर्ति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानती थी। रवि भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था। बेटा, मुझे लगता था कि बहू सिर्फ गहने पहनकर घर सजाए, पर तू तो घर भी चला रही है और दिल भी। मैं नहीं जानती थी कि आजकल की लड़कियां सब कुछ अच्छे से संभालती हैं। बात आजकल की लड़कियों की नहीं है माँ। पहले जमाने की लड़कियां भी सब कुछ अच्छे से संभाल लेती थीं, लेकिन बस उन्हें मौके कम दिए जाते थे। माँ, मेरी पसंद की बहू तो तुमसे भी बेहतर निकली। रवि की पसंद कीर्ति है, लेकिन संध्या भी अच्छी लड़की है। हाँ माँ, संध्या अब मेरी बहन जैसी है और बहुत प्यारी है। कुछ दिनों के बाद संध्या रवि के घर पहुंचती है। सब उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और संध्या सबको बताती है, मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली है और मेरी नौकरी भी लग गई है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताने आई हूँ कि अगले महीने मेरी शादी है। दिल्ली से मेरा रिश्ता तय हो गया है। आप सभी को जरूर आना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सब आएंगे। और अब तो तुम भी दिल्ली वाली हो जाओगी। वहां भी मिलकर हम खूब मस्ती करेंगे। तेरी शादी के लिए तुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। अगले महीने संध्या की शादी हो जाती है और रवि का पूरा परिवार संध्या की शादी में हर तरह से सपोर्ट करता है। बहू को चुनते समय सिर्फ साज सज्जा और बोलचाल ही नहीं, उसके व्यवहार और आत्मबल को भी देखना चाहिए। पीढ़ियों के बीच अंतर होता है, लेकिन समझ और प्रेम से हर फर्क मिटाया जा सकता है। रुचि 4 साल पुरानी अपनी कॉलेज की कुछ किताबें देख रही थी कि तभी उनमें से एक कागज निकलकर नीचे गिरता है। उत्सुकतावश वो उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। अरे, ये तो वही कागज है जिस पर हम तीनों सहेलियों ने प्रॉमिस लिखा था कि हम कभी भी बिछड़ेंगे नहीं और साल में एक बार जरूर मिला करेंगे। कहाँ होंगी वो दोनों? ये सब बातें, कहानी सब सिर्फ कॉलेज तक ही रह जाती हैं। उसके बाद की जिंदगी हम सबको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है। तभी पीछे से उसका पति सत्येंद्र उसे आवाज देता है। मैंने तुमसे फाइल मांगी थी और तुम अपनी कॉलेज की किताबें खोलकर बैठी हो। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कॉलेज में हम तीनों दोस्त हुआ करती थीं, बहुत पक्की। कॉलेज के आखिरी दिन इसी पेपर पर हम लोगों ने लिखा था कि हम साल में एक बार जरूर मिला करेंगे, बेशक हम कहीं पर भी हों। पर ये देखो, उस दिन के बाद हम कभी मिले ही नहीं। हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। लड़कों का क्या है, वो तो कभी भी मिल लेते हैं। कैसी बातें कर रही हो रुचि? मैंने कभी तुम्हें कुछ भी करने से रोका है? तुम्हारा मन अगर अपनी सहेलियों से मिलने का है तो तुम जा सकती हो और उनसे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अच्छा, ये बताओ मेरी फाइल कहाँ है? ये सुनकर रुचि खुश हो जाती है। सत्येंद्र को फाइल देने के बाद वो अपनी पुरानी किताबों में उनके एड्रेस और फोन नंबर ढूंढने लगती है और फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद उसे प्रिया और काजल का नंबर मिल जाता है। ट्राई करने पर काजल का नंबर बंद मिलता है, जबकि प्रिया के नंबर पर बेल जा रही थी। थोड़ी देर बाद वहां से प्रिया फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं नहीं बताऊंगी। आवाज सुनकर पहचान, कौन बोल रहा है? प्रिया 1-2 बार और आवाज सुनती है और फिर खुशी से उछल पड़ती है। ओह माय गॉड रुचि, तुम हो? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई? क्या बात है ना? फोन लगाते ही शिकायतें शुरू कर दी। कम से कम मुझे याद तो आई, तुम्हें तो वो भी नहीं आई। और ये बताओ कि ये काजल कहाँ है? उसका फोन नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? उससे मिले भी मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले एक दिन मुलाकात हुई थी तो बड़ी दुखी थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो नौकरी की तलाश में थी। अब पता नहीं कहाँ होगी। और तुम बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बताऊंगी। जल्दी से एड्रेस दे पहले। मैं तेरे पास कल मिलने आती हूँ और उसके बाद हम लोग काजल को भी ढूंढेंगे। प्रिया खुश होकर रुचि को अपना एड्रेस बता देती है। फिर फोन रखने के बाद, ये तो कमाल ही हो गया। आज उसने मुझे फोन किया और मुझे लगा था कि उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड आ गया है कि उसने कभी मुझे याद ही नहीं किया। तभी प्रिया का भाई वहां आता है। क्या हुआ प्रिया दीदी, बड़ा मुस्कुरा रही हो? तुम्हें याद है मेरी कॉलेज की वो मेरी सबसे अमीर सहेली? आज उसका फोन आया है। वो कल हमारे घर आ रही है
पर राहुल, देखो ना, सारा घर कैसे बिखरा हुआ है और हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम लड़कियां जब आपस में मिलती हो तो ये क्यों देखती हो कि इसने क्या पहना है, ये कहाँ रहती है, इसका घर कैसा है। अरे दोस्ती में ये सब थोड़ी देखा जाता है। हम लड़कों को देखो, हम तो किसी से मिलते हुए ये सब नहीं सोचते। हाँ हाँ, तुम्हारा कोई इतना अमीर दोस्त भी तो नहीं है। अच्छा चलो, तुम जल्दी से मेरे साथ घर थोड़ा ठीक करवाओ, इसे कम से कम थोड़ा इस लायक तो बना दें कि उसे मैं बैठा सकूं। प्रिया का छोटा भाई उससे 2 साल छोटा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और प्रिया एक बड़े ऑफिस में जॉब करती थी और वही अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। उसके पिताजी भी एक ऑफिस में चपरासी का काम करते थे। तनख्वाह ज्यादा न होने के कारण आधा भार प्रिया ने अपने कंधों पर उठा लिया था और राहुल की पढ़ाई का ये आखिरी साल था। अगले दिन रुचि अपनी बड़ी सी गाड़ी में प्रिया के घर के सामने आकर रुकती है। प्रिया और राहुल दोनों उसका स्वागत करते हैं। कैसी हो तुम? घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। घर तो मिल गया था, बस बाहर कुछ लोग रोक रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी लेकर अंदर मत जाओ। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? और ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? हाँ रुचि दीदी, मैं इनका छोटा भाई हूँ और आपका भी। आप लोग बैठो, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, समोसे नहीं, उनमें बहुत तेल होता है। एक काम करो, सैंडविच ले आओ। ओके, तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ सैंडविच और कुछ समोसे लेकर आता हूँ। प्रिया रुचि के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर में राहुल सैंडविच और समोसे भी ले आता है। अच्छा, तो तुम ऑफिस में जॉब करती हो। तुम्हें काजल के बारे में कुछ पता है? नहीं यार, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस समय जब वो मिली थी तो बहुत दुखी थी। मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसकी मदद कर पाती। हाँ, शायद तुम उस समय उसे मिली होती तो शायद आज हम तीनों इकट्ठा होती। अरे आजकल इंसानों को ढूंढना कौन सा बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर देखो, कहीं ना कहीं तो होंगी। वरना तुम्हारे पास में उनका पुराना एड्रेस है ना, तो मुझे दो, मैं पता करवाता हूँ कि वो कहाँ पर है। अरे वाह प्रिया, तुम्हारा भाई तो बड़ा इंटेलिजेंट है। चलो सोशल मीडिया पर चेक करते हैं। लेकिन बहुत चेक करने के बाद भी काजल का कहीं पता नहीं था। फिर राहुल एड्रेस ले लेता है। रुचि प्रिया से मिलकर बहुत खुश थी और थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद राहुल काजल का करंट एड्रेस देता है। पर दीदी, एक बुरी खबर भी है। उनकी हालत सचमुच में बहुत बेकार है। एक छोटे से कमरे में दोनों बहनें रहती हैं। काजल कहीं नौकरी करती है और उसकी छोटी बहन मेरी तरह पढ़ाई। थैंक यू सो मच राहुल, मैं रुचि को बता देती हूँ। कल चलते हैं फिर उसके घर। फिर प्रिया रुचि को काजल के बारे में बताती है और उसका एड्रेस देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां प्रिया की गाड़ी में बैठकर काजल के घर पहुंच जाती हैं। संडे का दिन था, दोनों बहनें घर पर ही थीं। दरवाजा बजाने पर काजल की छोटी बहन रिया दरवाजा खोलती है। किनसे मिलना है आपको? तुम लगता है काजल की छोटी बहन हो और हम दोनों काजल की सहेलियां हैं, उससे मिलने के लिए आई हैं। कहाँ है वो महारानी? ये कहते हुए दोनों सहेलियां अंदर आ जाती हैं। काजल दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। उन दोनों को वहां देखकर वो बहुत खुश होती है और भागकर उनके गले लग जाती है। दूर हो जाओ तुम, गले मत मिलो। तुमने तो हमें बिल्कुल बेगाना ही कर दिया। भला ऐसा भी कोई करता है? कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया और वो हम दोनों को दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। छोटी बहन की पढ़ाई, बाबा का लिया हुआ कर्जा चुकाने में घर तक बिक गया। फिर बताओ, ऐसे में यारी दोस्ती याद रहती या फर्ज? आप दीदी की कॉलेज वाली दोस्त है ना? हाँ हाँ, हम वही हैं। आप सब लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर तीनों सहेलियां बातें करने लगती हैं। काजल की स्थिति बहुत खराब थी। प्रिया की भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके सर पर बाप का साया और छत थी। मुझे लगता है वो कहावत बिल्कुल सच है कि सबको अपने अपने हिस्से के दुख और खुशियां मिलती हैं। दुख तुम दोनों का खत्म हो गया, अब खुशियों का इंतजार करो। मैं अपनी सहेलियों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं सतेंद्र से बात करूंगी और देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। रिया सबके लिए चाय बना लाई थी कि तभी रुचि कहती है, नहीं नहीं, मैं खाली चाय नहीं पीऊंगी। मैंने देखा था कि अभी काजल खाना बना रही थी, तो जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना? रुचि,
तुम ये खाना कैसे खा सकती हो? मैंने तो चटनी और रोटी बनाई है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है रुचि कागज के नोट खाती है क्या? जाओ रिया, थाली में रखकर रोटियां और चटनी ले आओ, चाय के साथ मजा आ जाएगा। फिर सब लोग खुशी खुशी रोटी चटनी खाते हैं। घर आने पर रुचि अपनी दोनों गरीब सहेलियों के बारे में सत्येंद्र को बताती है। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा रुचि, वरना लड़कियां बहुत अमीर होने पर घमंडी हो जाती हैं और अपनी सहेलियों को तो भूल ही जाती हैं, और वो भी वैसी सहेलियां जो बहुत गरीब हों। नहीं सत्येंद्र, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी सहेलियां हमेशा से याद थीं, बस वक्त ने हमें जुदा कर दिया, और शायद अब इसलिए मिलवाया है कि मैं अपनी दोनों सहेलियों की मदद कर सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। काजल और उसकी बहन से कहो कि अभी जो हमने नए फ्लैट बनाए हैं उनमें से एक फ्लैट उनका है। सर पर छत हो तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और प्रिया के भाई की पढ़ाई खत्म होने दो, फिर मैं उसे किसी न किसी फर्म में नौकरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सो मच सत्येंद्र। मेरी सहेलियों की हालत अच्छी हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। रुचि और सत्येंद्र काजल से मिलते हैं। काजल को सत्येंद्र अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देता है और रहने के लिए एक फ्लैट भी। मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। कोई शुक्रिया नहीं, बस दिल लगाकर काम करना और इस कंपनी को अपना ही समझना। हाँ जीजा जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और उधर पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद राहुल को भी नौकरी मिल जाती है। प्रिया दीदी, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है और मेरी शुरू होती है। बस अब एक अच्छा सा घर परिवार देखकर मैं आपकी शादी कर दूंगा। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रिया ने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब तुम्हारी बारी है। और फिर रुचि सबको अपने घर में पार्टी देती है। सब लोग बहुत खुश थे। तुम दोनों से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। सचमुच में माँ बाबा के चले जाने के बाद कितना अकेला महसूस हो रहा था। अब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, हम तीनों सहेलियां प्रॉमिस करती हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगी। जरा मजबूती से पकड़ लेना, वरना फेविकोल लगा लेना। फेविकोल का मजबूत जोड़ तुम तीनों की दोस्ती को हमेशा जोड़े रखेगा। और ये सुनकर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं और सारा माहौल हंसी से गूंज जाता है।